में देखते हैं अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच। तो इसमें प्रश्नावली 14.1 अंतर्गत पहला प्रश्न है। यहाँ पे ये प्रश्न तीसरा का लिया गया है। यदि n1 ये प्रश्न पूछा जाता है और सिलेबस के अनुसार से यह अध्याय तो लगभग नहीं है, पर भी से इसमें हम जैसे क्रमशः देख रहे हैं सन 2019-20 के अनुसार, पुस्तक के अनुसार, तो उसी के अनुसार से यहाँ पे अध्याय 14 का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि n1 और n2 दो समपूर्णांक है तथा k1 और k2 कोई दो पूर्णांक है, तब इसके अंतर्गत पहला इसमें है समपूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके n1 और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखना है, यानी इसके स्वरूप में इसको लिखना है। तो इसका हल देखें। इसमें n1 व n2 दो समपूर्णांक क्या है, दो समपूर्णांक n और n2 क्या है, दो समपूर्णांक, दो समपूर्णांक है, अतः यह दो से विभाज्य। इसमें क्या कहता है, n1 और n2 दो समपूर्णांक है। समपूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके n1 और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखना है। तब यहाँ पे क्या है, n1 और n2 दो समपूर्णांक है, तब क्या होगा, ये दो से विभाजित है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, n1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2k1, क्योंकि ये दो से विभाजित है। फिर n2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2k2 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, इसके रूप में विभाजित है, दो से विभाजित है। तो इस तरह से यह पहला का ये हल होता है। फिर इसमें क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, गुणा की प्रक्रिया अंतर्गत n1 n2 को k1 व k2 के रूप में लिखिए। तब इसमें हमें इसके स्वरूप में लिखना है, गुणा के स्वरूप में। तब इसका हल देखें। n1 क्या हम इसको ले रहे हैं, 2k1, n2 को क्या ले रहे हैं, 2k2। तब n1 गुणित क्या है, n2, तो n1 और n2 गुणित, तो फिर क्या हो जाएगा, 2k1 गुणित 2k2। तब यह क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, k1 इंटू क्या होगा, k2। तो ये क्या होता है, गुणा के स्वरूप में इसको लिखा जाता है। तो इसके गुणा भी क्या है, समपूर्णांक संख्या है। तो इसी प्रकार से और देखेंगे तीसरा। तो इसमें तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है n1 प्लस n2 को k1 और k2 के रूप में लिखना है। n1 व a2 को प्लस है, इसमें को k1 व k2 के रूप में लिखना है, k1 व k2 के रूप में लिखना है। तब इसका हल देखें। n1 बराबर हम क्या लिए हैं, 2k1, n2 बराबर क्या लिए हैं, 2k2। ये क्या है, इसको दिया गया है। तब इसमें योग के तहत क्या हो जाएगा, n1 प्लस क्या है, n2, इसके स्वरूप में लिखना है। तो 2k1 प्लस क्या होगा, 2k2, दो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तब क्या होगा, k1 प्लस क्या होगा, k2। तो ये योग के तहत लिखा गया है। किसके तहत लिखा गया है, योग के तहत, गुणा के तहत हो गया। इसी प्रकार से n1 n2 गुणा के तहत, n1 n2 सम संख्या तथा या विषम संख्या क्यों है, तो इसका आप सरलतापूर्वक इसका आप हल कर सकते हैं। पर इसे देखें, चौथा में क्या कहता है, चौथा में क्या कहता है, गुणा के तहत सम संख्या सम है या विषम, सम है या विषम। तो गुणा की प्रक्रिया में क्या होगा, सम संख्या ही होगा, क्योंकि n1 को हम n2 से गुणा करते हैं, तो 2k1 और 2k2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, k1 इंटू क्या होगा, k2।
तो ये क्या होगा, गुणा के तहत क्या होगा, ये सम संख्या ही होगा। फिर इसके बाद पांचवा क्या है, n1 प्लस n2 सम संख्या है या विषम संख्या, तो क्या होगा इसमें सम संख्या होगा। देख ले n1 प्लस n2, हल दिख रहे हैं इसका, इसमें भी हल, तो 2k1 प्लस 2k2, तो इसमें दो भयनिष्ठ हो जाएगा, k1 प्लस क्या होगा k2, तो योग के तहत ये भी क्या है, 2 इसमें है तो 2 से विभाज्य है, तो ये क्या होगा, सम संख्या ही होगा। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 1 समाप्त होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 2 अंतर्गत प्रश्न हल की प्रक्रिया। बहुत क्वेश्चन है जिसको आप सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 2 के अंतर्गत प्रश्न, तो इसमें से प्रश्न देखें, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अधिकांश पूछा गया है, इसके अंतर्गत प्रश्न है, सिद्ध करें कि 4m धन 9 एक विषम पूर्णांक है जहां m एक पूर्णांक है। सिद्ध करें कि 4m धन 9 एक विषम पूर्णांक है जहां m एक पूर्णांक है। अब इसका हल देखें, इसमें हम इसको क्या है मानना पड़ेगा, माना p एक विषम पूर्णांक है, p क्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या है। तब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 4m धन 9 के विषम पूर्णांक प्रक्रिया के अंतर्गत में है जहां m एक पूर्णांक संख्या है। तब इसको हम यहाँ पे माने क्या है, p एक विषम पूर्णांक संख्या है। तब इसमें हम p के स्थान में हम इसको p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2m धन 1, क्योंकि यहाँ पे सम एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक होगा जहां m क्या है, पूर्णांक संख्या है, m भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि p बराबर 4m धन 9 जहां m क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। तो p बराबर m को हम क्या लिख सकते हैं, 4m, इसमें हम 4 दूनी 8 धन 1, तब यह प्रक्रिया क्या हो जाएगा, 2 भयनिष्ठ निकालते हैं, 2m धन क्या होगा, 4 धन 1, तो 2m धन 4 को हम क्या मान सकते हैं, इसमें 2m धन 4 को हम क्या माने, k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, क्योंकि k भी क्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या है। तब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2k धन 1, जो ये पे क्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या है, क्या है, जो ये क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है, क्योंकि k क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। स्पष्टतः यह सिद्ध होता है, स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि 4m धन 9 भी क्या होगा, एक विषम पूर्णांक संख्या होगा। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है, प्रश्नावली 2 अंतर्गत प्रश्न अधिकांश बार पूछा गया है, इस कारण से इसके संबंध में चर्चा किए हैं। अब इसमें हम देखते हैं अगला प्रश्नावली अंतर्गत क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 प्रश्नावली है, तीनों में से एक प्रश्न आपको बताया जा रहा है। प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि n बहुभुज, n क्या है, बहुभुज जहां n
छोटा या बराबर है किससे, 3, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर है के अंतः कोणों का योग n 180 ऋण 360 बटा n होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि n बहुभुज जहाँ भुजा n 3 के बराबर छोटा या बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर के अंतर कोणों का योग n पुस्तक 180 ऋण 360 बटा n होता है। देखिए इसका हल। इसमें हम जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण बनते हैं, एक त्रिभुज के अंतर्गत कितने अंतर कोण बनते हैं, 180 अंश। 2 त्रिभुज है, कितना होगा, 360 अंश। 3 है तो 720 अंश, 540 अंश। इसी प्रकार से समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, समबाहुभुज के सभी भुजा के अंतः कोणों का योग, समबाहुभुज के सभी भुजा के तहत अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, n गुणित क्या होता है, 180। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं एक भुजा है, एक भुजा है यानी n बराबर क्या हो, 1, तब क्या होगा, 1 ऋण n ऋण 2 गुणित 180। तो इसमें आपका कम होगा, तो ये क्या होगा, 3 के बराबर ही लेना है, तो n के स्थान पे क्या होगा, 3, तो 3 ऋण 2 गुणित 180 अर्थात क्या होगा, 180। और यहाँ पे हम क्या है, 4 लेते हैं, तो 2 गुणित क्या होगा, 180। अगर यहाँ पे 5 लेते हैं तो 3 गुणित क्या होगा, 180। तो इस तरह से n भुजा वाले त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, n ऋण 2 गुणित 180, यानी n बहुभुज वाले अंतः कोणों का योग क्या होगा, n ऋण 2 गुणित 180। अब यहाँ पे देखिए हल जो सिद्ध करना है हमें ये लाना है। तब यहाँ पे देखें कोष्टक हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 n ऋण 18 दूनी कितना हो जाएगा, 360। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 360। n उभय निष्ठ निकालते हैं तो 180 ऋण 360 बटा क्या होगा, n बटा n। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है समबाहुभुज के n बहुभुज जहाँ n छोटा n 3 के बराबर या उससे बड़ा, जिसकी सभी भुजा बराबर के अंतः कोणों का योग क्या है, n 180 ऋण 360 अंश। तो यहाँ पे स्पष्ट है, इनका मान 1 रखते हैं तो छोटा होता है, 2 रखते हैं छोटा होता है, तो ये किसके बराबर लेना है, 3 के बराबर लेना है, तो पहला 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो n 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 180, फिर 5 रखते हैं, फिर 6 रखते हैं, इसी प्रकार n रखते हैं तो n ऋण 2 गुणित 180। तो इस तरह से आपका ये सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये अध्याय 14 अंतर्गत गणितीय कथनों की जांच, जो कहा जाए सिलेबस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है, पर भी सरसरी स्वरूप में यह प्रश्नावली के बारे में आपको बताया गया है। तो इसमें आप थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से यह अध्याय 14 समाप्त होता है। फिर अगला वीडियो में फिर अध्याय 15 के बारे में आपको फिर बताया जाएगा। अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो अगला वीडियो में इसके संबंध में बताया जाएगा। धन्यवाद।